तो कैसे हो आप सभी? शानदार, जबरदस्त, आ जाओ। आहाहाहा, बहुत ही शानदार। जल्दी से आ जाओ यार। अच्छा कल का, अरे हाँ यार, सॉरी फॉर दिस, सॉरी फॉर दिस, कल का मैंने नोट्स नहीं भेजा था, सॉरी फॉर दिस। 1 मिनट मुझे देना, और ये आपका नोट्स जो है कल का चला गया बेटा। बेटे कल का जो है पार्ट 5 का जो है नोट्स चला गया। आज पार्ट 6 है ना सर? एक बार देखिएगा तो पार्ट 5 का आपका चला गया। ठीक है बेटा, 1 मिनट 5 मिनट में अपलोड हो जाएगा, मेरे दिमाग से उतर गया था यार, सॉरी फॉर दिस। सॉरी फॉर दिस। मैंने भेज दिया बेटा, भेज दिया, अब ये अपलोड हो जाएगा कल वाला। चलिए अब आ जाइएगा, आज का जो पहला टॉपिक है प्रिंसिपल एंड इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। प्रिंसिपल एंड इक्वेशन ऑफ, अरे यार ये पेन कैसा है, वो नहीं गया क्या मार्कर वाला? प्रिंसिपल एंड इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी प्रिंसिपल एंड इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, प्रिंसिपल एंड इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, द्रव के बहने का अविरलता का सिद्धांत, सातवें समीकरण। ये क्या होता है सर? तो सुनिए, सिंपल समझिएगा, अरे सिंपली समझिएगा। मान लेना एक आपका नली है, पाइप है, ठीक है बेटा, एक क्या है, नली है, पाइप है, ठीक है, इसमें आपका लिक्विड फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? लिक्विड फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसमें लिक्विड आपका फ्लो हो रहा है। मान लिया, ध्यान से देखना कि यहां से जो लिक्विड एंटर कर रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है? v1 है। ठीक है, यहां से जो लिक्विड एंटर कर रहा है इस नली के अंदर या इस पाइप के अंदर, उसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा? v1 है। यहां से जो लिक्विड निकल रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है? v2 है। ठीक है, यहां पर जो नली है उसका जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है इसको मैंने मान लिया a1, और यहां पर जो ये नली है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने मान लिया a2। ठीक है, इसका एरिया a1, इसका एरिया मैंने मान लिया a2। क्लियर? इस पॉइंट को मान लो P और इस पॉइंट को मान लो Q। अब यहां से अगर मैं बोलूं कि आप जानते हो, ठीक है, अगर मान लो लिक्विड कंप्रेसिबल होगा तो यहां पर मान लो डेंसिटी कितनी हो जाएगी? ρ1 हो जाएगी, यहां पर ρ2 हो जाएगा। ठीक है, ρ1 और इधर आपका हो जाएगा ρ2। ठीक है, अगर मैं बात करूं डेंसिटी की, घनत्व की,
अगर आपका लिक्विड कंप्रेसिबल हो, मतलब इसमें फ्लूइड जो है, अगर फ्लूइड कंप्रेसिबल हो तो यहां पर एक का ρ1 हो जाएगा, क्योंकि वो कंप्रेस होकर यहां पर डेंसिटी अलग हो जाएगी, यहां पर डेंसिटी अलग रहेगी। अगर फ्लूइड कंप्रेसिबल हो तो, अगर फ्लूइड क्या हो, कंप्रेसिबल हो तो यहां से याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल सा है कि A1 V1 ρ1 इक्वल टू क्या होता है, A2 V2 ρ2। यही है आपका कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन बेटा। यानी जो वेलोसिटी है उसका और जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, इनका जो गुणनफल होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। यानी यहां से अगर मैं बोलूं कि इफ फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल, इफ फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल होगा, देन देयर डेंसिटीज इज सेम। तो जाहिर सी बात अगर इनकंप्रेसिबल है, सेम, अगर मान लो इनकंप्रेसिबल है तो जो डेंसिटी यहां से इंटर कर रहा है वो लिक्विड का, वही लिक्विड तो यहां से बाहर निकलेगा। तो यानी कि इनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, इनका घनत्व जो है एक समान हो जाएगा। अगर 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 तरल असंपीड्य हो, असंपीड्य हो, असंपीड्य हो तो इनका घनत्व क्या होगा, इनका घनत्व एक समान हो जाएगा। एक समान होने का मतलब क्या है बेटा, कि यहां पर मैं कहूंगा ρ1 बराबर क्या हो जाएगा, ρ2। तो यहां से मैं कह सकता हूं A1 V1 ρ1 इक्वल टू A2 V2 ρ2 होता है। अब ये ρ1 ρ2 क्या हो जाएगा, चल जाएंगे क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो यहां से आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन हो जाता है किसी भी लिक्विड के लिए, याद रखिएगा A1 V1 इक्वल टू A2 V2। ठीक है, ये आपका जो है आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन हो जाता है बेटा किसी भी लिक्विड के लिए। इस बात को याद रखिएगा, किसी भी लिक्विड के लिए आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन ये हो जाता है। क्लियर, ये हो जाता है। यानी यहां से इसको क्या कह सकता हूं मैं, यहां से मैं इसी को लिख सकता हूं ऐसे, A इंटू वी, यानी एरिया और वेलोसिटी का रेशियो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एरिया और वेलोसिटी का रेशियो हमेशा क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। एरिया और वेलोसिटी का रेशियो यानी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है किसी भी नल पे काट, और उसका जो वेलोसिटी होगा, वहां से निकलने वाली द्रव की जो वेग होगा, वो हमेशा क्या होगा बेटा, हमेशा कांस्टेंट होगा। इस बात को आपको याद रखना है। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो फटाफट। किसी को यहां तक दिक्कत, अरे बोलो यहां तक किसी को दिक्कत, जल्दी से बताइएगा। यहां तक क्लियर है बेटा, अच्छा ये किस पर बेस्ड है, कोई बताएगा आप में से, किस पर बेस्ड है, बोलिए। बोलिए, अच्छा ये देख लेना एक बार, प्रिंसिपल का स्पेलिंग हमने ना जो थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया है, ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लेना। ठीक है, किस पर बेस्ड है, कोई बताएगा आप में से।
किस पर बेस्ड है बेटा? कंजर्वेशन ऑफ मास, बिल्कुल सही, बहुत ही शानदार। यहां से मैं कह सकता हूं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप लिख लेना। ये पूछ देता है कि आपका किस पर बेस्ड है, तो याद रखिएगा बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत पर आधारित ठीक है बेटे, तो ये याद रखिएगा किस पर बेस्ड है, तो कंजर्वेशन ऑफ मास पर। यहां तक क्लियर है? तो ये था आपका कंटिन्यूटी क्वेश्चन। हमेशा एरिया और वेलोसिटी का जो कह सकते हो गुणनफल होगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा किसी भी जगह। यहां पर भी निकालो तो भी, यहां पर निकालो तो भी, कहीं भी निकालोगे सॉरी, तो एरिया और वेलोसिटी का क्या होगा, रेशियो हमेशा आपका कांस्टेंट रहेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी फ्लोइंग, एनर्जी ऑफ ए फ्लोइंग लिक्विड। नेक्स्ट टॉपिक है, यहां तक क्लियर? तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड। एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, यानी बहते हुए द्रव की ऊर्जाएं, बहते हुए द्रव की ऊर्जाएं। ठीक है, अब ये आप ऊर्जाएं, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, बहते हुए द्रव की ऊर्जाएं। तो याद देखो, यहां पर कई प्रकार के द्रव होते हैं, इसमें से आपको 3 प्रकार के यहां पर जो है, अगर कोई द्रव आपका बह रहा है तो उसमें लगभग 3 प्रकार की ऊर्जाएं होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्लोइंग लिक्विड हैज 3 types of एनर्जी, यानी बहते हुए द्रव में 3 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। याद रखिएगा बहते हुए द्रव में 3 प्रकार की 3 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, ऊर्जाएं होती है। ठीक है, सबसे पहला अगर मैं बात करूं कौन सा होता है सर, तो सबसे पहला आपका हो जाएगा प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी क्या बेटा, तो सबसे पहला हो जाएगा आपका प्रेशर एनर्जी, यानी दाब ऊर्जा। दाब ऊर्जा, ठीक है, सबसे पहला क्या है बेटा, प्रेशर एनर्जी, दाब ऊर्जा। ठीक है, अब इसमें याद रखना कि जो भी हम निकाल रहे हैं ना, ये प्रेशर एनर्जी क्या है, दाब ऊर्जा, यानी बहते हुए द्रव में दाब होता है सर, बिल्कुल। यानी याद रखिएगा यहां पर पी प्रेशर जो है हमेशा हमेशा जो है किसी ना किसी पर आपका लगता है। ठीक है, अब यहां पर आपका पर यूनिट हमें क्या देखना है, वॉल्यूम में देखना है कि प्रेशर एनर्जी आपका कैसा लगता है, कितना लगता है, यही हमें निकालना होता है। ठीक है, तो लिखिएगा इफ देयर इज ए प्रेशर पी ऑन द सरफेस एरिया, देयर इज अ प्रेशर P on surface area A, there is a pressure P on surface area A of liquid covers a distance L। मतलब कह रहा है कि किसी भी लिक्विड का जो मान लो किसी भी आपका
देयर इज ए प्रेशर P ऑन ए सरफेस एरिया A ऑफ ए लिक्विड, मतलब कह सकते हो किसी भी लिक्विड पर, किसी लिक्विड का जिसका सरफेस एरिया क्या हो, A हो, उस पर प्रेशर कितना लग रहा है, P लग रहा है, तो वो क्या करेगा, वो आपका एक डिस्टेंस कवर करेगा L, ड्यू टू दिस मतलब इसके कारण, ड्यू टू दिस द प्रेशर एनर्जी इज, तो यहां पर प्रेशर एनर्जी क्या हो जाएगा, प्रेशर एनर्जी इज, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या, तो PAL, ठीक है। यहां पर प्रेशर एनर्जी ऊर्जा कितना हो जाएगा, तो P इंटू में आपका जो भी वॉल्यूम है यानी एरिया इंटू लेंथ, ये आपका प्रेशर एनर्जी हो जाता है। अब मुझे क्या निकालना है, यहां पर मुझे निकालना है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट एरिया, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है, पर यूनिट वॉल्यूम, तो पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, प्रेशर अपॉन में ये पूरा एनर्जी जो है, एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम। अब आप जानते हो एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम ही होता है, यानी ये दोनों चल बसे, यानी यहां पर यूनिट वॉल्यूम क्या आ जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम आपका P आ जाएगा, ठीक है। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या आ जाएगा आपका P आ जाएगा, तो ये आपका हो गया प्रेशर एनर्जी के रूप में। हिंदी में लिखिएगा, A सतह क्षेत्रफल के लिक्विड का प्रेशर P के कारण वो L डिस्टेंस क्या करता है, L दूरी कवर करता है, तो दाब ऊर्जा होगी, लिखिएगा हिंदी में लिखिएगा बेटा, जल्दी से हिंदी में लिखिएगा, हिंदी में लिखो, मैं तो बोल ही रहा हूं। हिंदी में लिखिएगा, A सतह क्षेत्रफल के द्रव पे के द्रव पर P दाब के कारण तरल L दूरी तय करती है, तो दाब ऊर्जा PAL होगा प्रति एकांक आयतन में दाब ऊर्जा, प्रति एकांक आयतन में दाब ऊर्जा कितना हो जाएगा भाई, तो याद रखिएगा प्रति एकांक आयतन में आपका दाब ऊर्जा कितना, तो यही आपका PAL दाब ऊर्जा था अपॉन प्रति एकांक, तो ये आपका हो जाएगा P, क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा P, तो यही आपका था हिंदी में। अब आते हैं नेक्स्ट एनर्जी के रूप में। नेक्स्ट आपका जो बहते हुए द्रव में ऊर्जा होता है वो होता है मेरे प्यारे बच्चों काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जिसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं बेटा, जिसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब ये क्या होता है सर, इसको कैसे डिफाइन करेंगे बताओ, बोलिए। अगर मैं बोलूं if mass m, if mass m and volume v, क्या कह रहा है, if mass m and volume v of a liquid flowing with
फ्लोइंग विथ वेलोसिटी v, वेलोसिटी v, देन के ई इजकल टू 1/2 mv² होता है। यस सर। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है के ई पर यूनिट वॉल्यूम, के ई पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2 mv² अपॉन में कैपिटल वी। ये वेलोसिटी का वी ऐसे कर दो, ठीक है, वेलोसिटी का वी ऐसे कर दो, ठीक है। ये अब मास अपन वॉल्यूम क्या होता है बेटा? डेंसिटी होता है। यानी यहां से आपका निकल जाएगा 1/2 रो v²। ये हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये याद रखिएगा, समझ गए? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये यानी प्रति एकांक आयतन में गतिज ऊर्जा। अब हिंदी में भैया, वैसे तो हिंदी में लिख लेना चाहिए अगर द्रव्यमान, लेकिन तुम लोग जो है जान ले लोगे मेरा। अगर द्रव्यमान m तथा अगर किसी लिक्विड का द्रव्यमान, अगर कोई m द्रव्यमान, अगर कोई m द्रव्यमान तथा v आयतन का द्रव v वेलोसिटी से, v वेग से गति कर रहा है, तो उसकी गतिज ऊर्जा एक बटा 2 mv²। प्रति एकांक आयतन में गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो प्रति एकांक आयतन में गतिज ऊर्जा कितनी होगी बेटा? तो प्रति एकांक आयतन में गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/2 रो v²। अभी मैंने दिखाया कैसे, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट आपका है पोटेंशियल एनर्जी। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक? अरे सुनो, अरे गधो, कोई भी लिक्विड बहते हुए द्रव में कौन कौन सी ऊर्जाएं होती है? तो पहला मैंने बता दिया कि दाब ऊर्जा होती है। दाब ऊर्जा प्रति एकांक आयतन में कितना दाब ऊर्जा है? हमें यूनिट वॉल्यूम में कितनी ऊर्जाएं होती है उतना निकालोगे ना, हाँ या ना? एक अगर मुझे कंपैरिजन करना हो तो एक निश्चित अमाउंट पे मैं कंपैरिजन करूंगा ना। तो मैंने एकांक आयतन में कितनी दाब ऊर्जा है, एकांक आयतन में कितनी गतिज ऊर्जा है, एकांक आयतन में कितनी स्थितिज ऊर्जा है, यही 3 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। लिक्विड में बहते हुए द्रव में 3 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। अब इन्हीं 3 ऊर्जाओं को मुझे देखना है, इन्हीं 3 ऊर्जाओं को मुझे देखना है। तो मैंने आपको बता दिया दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा सिंपली आप जानते नहीं हो, पर यूनिट वॉल्यूम में क्या हो जाएगा? सेम ये हो जाएगा। तो पर यूनिट वॉल्यूम आपको निकालना है, बस समझ में आया? पर यूनिट वॉल्यूम आपको निकालना है। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? स्थितिज ऊर्जा। अब ये तीसरा ऊर्जा यही है बहते हुए द्रव में, ठीक है बेटे, स्थितिज ऊर्जा। अब ये क्या होगा भाई, बताइए, बोलिए। बोलिए। इफ मास m ऑफ ए लिक्विड, मान लो किसी ऊंचाई पर आपका लिक्विड बह रहा हो, अर्थ सरफेस से थोड़ा सा ऊंचा, तो इफ मास m एंड
हाइट ऑफ लिक्विड फ्रॉम अर्थ सरफेस इज h, then potential energy is mgh। अब यहां से पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मुझे निकालना है, प्रति एकांक आयतन में स्थितिज ऊर्जा कितना है, तो ये हो जाएगा mgh अपॉन में v। मास अपन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है, तो यानी यहां पर हो जाएगा ρgh। पर यूनिट वॉल्यूम में आपका स्थितिज ऊर्जा कितना होगा बेटा, इतना हो जाएगा। अब यहां से कहने का मतलब हिंदी में तो कह ही सकते हो, अगर m का द्रव पृथ्वी के सतह से h ऊंचाई पर प्रवाहित हो रहा है तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी भाई, mgh। अब यहां पर मुझे निकालना है क्या, प्रति एकांक आयतन में स्थितिज ऊर्जा निकालना है। तो वॉल्यूम से क्या कर दोगे, डिवाइड, ये क्या हो जाएगा ρgh। नोट डाउन कर लो यहां तक क्लियर। तीनों प्रकार की ऊर्जाएं जो लिक्विड में होती है वो आपने देख लिया, ठीक है भाई साहब। अब ये तीनों प्रकार की ऊर्जाएं क्यों देखे हो, क्योंकि इसी तीनों प्रकार की ऊर्जाओं को पढ़ने के बाद बर्नौली बाबा आ गए और उन्होंने अपना थ्योरम दे दिया, ठीक है। तो इन्हीं तीन एनर्जीज पर आपके बर्नौली बाबा ने, इन्हीं द्रव की ऊर्जाओं पर बर्नौली बाबा ने क्या कहा, अपनी थ्योरम दे दिया, यानी अपना जो है आपका प्रमेय दिया। तो अगला जो टॉपिक आप पढ़ोगे वो बर्नौली थ्योरम ही पढ़ोगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है। सर आप साथ साथ और सर की तरह हिंदी लिखिए और सर की तरह। बेटा सबसे पहले तो एक बात बता दो कि तुम लोग इतना ज़्यादा हिंदी में जो उतर रहे हो, अगर रियल में तुम्हारा सपना एनडीए में है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि वो सपना जो है पूरा नहीं होगा। अगर आपको मास, यहां पर साफ साफ लिखा है, मास m एंड हाइट ऑफ लिक्विड फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज h। कितना सिंपल लाइन है, इसको क्या आप समझ नहीं पाओगे, फिर भी मैंने हिंदी में आपको लिखा है। अब एकदम साथ साथ नहीं लिख सकता मैं, कैसे साथ साथ लिखूं बताओ। तो बेटा अब अगर एकदम इतना ज्यादा अगर आप हिंदी पढ़ने की सब वो लग रहे हो कि नहीं मैं हिंदी ही पढ़ूंगा, तो एसएसबी में मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि तुम कितना भी नंबर ला लो, एसएसबी में अगर तुम पास हो जाओगे नाम बदल दूंगा। इंग्लिश के लिए कंफर्टेबल होना अभी से स्टार्ट करो, ठीक है। हिंदी लिखवा रहा हूं इसीलिए कि ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन पूरा कोशिश करो इंग्लिश में करने का, चीजों को कंफर्टेबल हो इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश पढ़ने में, समझ में आया। अगर आप एयरफोर्स जीडी देना है आपको, या फिर नेवी में सॉरी अगर आप एयरफोर्स जीडी देना है, या फिर आपका जो है एसएसबी देना है एनडीए में, तो इन दोनों के लिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस बात को याद रखिएगा। अब इसमें भी अगर हिंदी हिंदी करोगे तो मुझे लगता है आपको तैयारी छोड़ देना चाहिए, रियल बता रहा हूं। आपको ग्रुप डी की या फिर इन सब की तैयारी करनी चाहिए, चपरासी उपरासी की।
अधिकारी के लिए नहीं करना है आपको। अब आप इसमें से कई देशभक्त अभी जागेंगे, सर हिंदी हमारी मातृभाषा, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? अबे गध हो, यहां पर सिलेक्शन की बात हो रही है, यहां पर मातृभाषा की बात ही नहीं हो रही है। जब सिलेक्शन ही उस रेशियो का नहीं हो रहा है, आप यूपीएससी में देखते हो, आईएएस पीसीएस में हिंदी माध्यम का रिजल्ट 20-30 बच्चे हिंदी माध्यम के पास होते हैं, लगभग 500-600 बच्चे इंग्लिश मीडियम के पास होते हैं। उसमें क्या ही कर सकते हो, अब बदलोगे थोड़ी ना। और फौज में इंग्लिश मैंडेटरी है, अगर आपको फौज में जाने का सपना है, डिफेंस में जाने का सपना है, तो इंग्लिश मैंडेटरी है बेटा। लेफ्टिनेंट बनने का सपना लिए हो, एसएसबी में कैसे झेलोगे 7 दिन? निकल लोगे पहले ही। तो इंग्लिश पर थोड़ा सा कंफर्टेबल हो। कांस्टेबल वॉन्स्टेबल बनो, अगर तुम्हें अधिकारी बनने का शौक नहीं है, इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो, तो भाई तुरंत आप जो है कांस्टेबल वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर दो, या फिर ग्रुप डी वगैरह में वो जो ट्रैक पे नहीं, ट्रैक मेंटेनर होते हैं, वो हथौड़ी लेकर ट्रैक पे चलते हैं जो, उसकी तैयारी करो। पटरी को सही करना रेलवे के, और फिर धरना पे बैठ जाना। तो यही सब करो, इतना हिंदी हिंदी करना है तो। इतना सिंपल लैंग्वेज में भी ये दिक्कत है। चलो यहां तक क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा बर्नौली थ्योरम। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा बेटा, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, ठीक है। बर्नौली थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम जिसे हम क्या कहते हैं, बर्नौली का प्रमेय। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? हिंदी में इन्हें हम कहते हैं बर्नौली का प्रमेय। बर्नौली का प्रमेय बेटा, बताइएगा। बर्नौली थ्योरम यानी बर्नौली का प्रमेय क्या कहता है, कोई बताएगा आप में से? तो दोनों तो पढ़ा ही रहा हूं अंशु जी, हिंदी इंग्लिश तो पढ़ा ही रहा हूं। अब एकदम तुम लोग जो है ना, एकदम एक एक चीज की जो है, मैं मास लिखूं तो मास की भी हिंदी लिखो सर, द्रव्यमान। तो ये फिर तुम कैसे सीखोगे इंग्लिश? बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये तो सबको पता है कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। वो तो यही कहेगा कि जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है। लेकिन होता क्या बर्नौली? इस प्रमेय के अनुसार कोई द्रव धारा में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर कुल ऊर्जा नियत रहता है। बहुत शानदार, बहुत सही। आ जाइए आ जाइए आ जाइए।
आ जाओ। अगर मैं बात करूं बर्नौली थ्योरम का बेटा, तो क्या कहता है ये थ्योरम, क्या कहता है ये प्रमेय, क्या कहता है बताइएगा। ये थ्योरम क्या कहता है, ये प्रमेय क्या कहता है। तो सिंपल कहता है कि अगर कोई भी लिक्विड, अगर कोई भी द्रव धारा रेखीय प्रवाह कर रहा है, कैसा प्रवाह कर रहा है, इसको ब्लॉक मारो। तो ये सीओम राघव जो है स्पैम कर रहा है, जल्दी इसको मारो ब्लॉक, हटाओ इसे, 1 हफ्ते के लिए ब्लॉक मार दीजिए। जितने भी स्पैमर है ना, इनको 1 हफ्ते के लिए ब्लॉक मारिए, तुरंत ब्लॉक मारिए। पढ़ना लिखना है नहीं, केवल स्पैम करना है। मेरे पास भेज दीजिए इसका स्क्रीनशॉट, मैं ब्लॉक मरवाता हूँ। चलो, तो यहां पर अगर मैं बोलूं क्या कहता है बर्नौली का प्रमेय, तो कहता है सिंपल है, सिंपल आपका थ्योरम है। क्या कहता है कि कोई भी आपका लिक्विड अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो में है, यानी धारा रेखीय प्रवाह में है, तो उसके प्रति एकांक आयतन में जो कुल ऊर्जा होगी, पर यूनिट वॉल्यूम जो टोटल एनर्जी होगी, वो हमेशा 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 कांस्टेंट होगी। यानी टोटल एनर्जी का मतलब क्या है, तो फ्लो कह सकते हो बहते हुए द्रव में, यानी कि फ्लो ऑफ लिक्विड में कौन सी एनर्जी होती है, 3 प्रकार की एनर्जी होती है। कौन कौन सी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और आपका पोटेंशियल एनर्जी। इन तीनों का जो सम होगा, इन तीनों का जो योग होगा, वो आपका कांस्टेंट होगा। और यही आपका क्या कहता है, यही आपका जो है बर्नौली बाबा कहते हैं, यानी यही आपका बर्नौली का थ्योरम कहता है बेटा, कि जो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। दैट इज सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। बस ये आपका कहता है। तो चलिए फिर लिखें, लिखें। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, according to this theorem, according to this theorem, if a liquid is in streamlined flow, streamlined flow, if the liquid is in स्ट्रीमलाइन फ्लो, यानी कोई द्रव कैसा है, धारा रेखीय प्रवाह में, स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्ट्रीमलाइन मोशन, देन एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, स्ट्रीमलाइन मोशन, देन इट्स each part of the path total energy per unit volume then each part of the path, मतलब पूरे पाथ के किसी भाग पर, each part of its path total energy of unit volume कह लो, यानी total energy per unit volume, that is sum of pressure energy, kinetic energy and potential energy is always constant। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो हिंदी में इसे कैसे कहेंगे भाई, इस प्रमेय के अनुसार, याद रखिएगा, इस प्रमेय के अनुसार किसी अश्यान असंपीड्य धारा रेखीय प्रवाह कर रहे हैं, द्रव की
प्रति एकांक द्रव्यमान या अथवा प्रति एकांक आयतन में कुल ऊर्जा जो कि कौन महाशय का फोन है भाई? अरे यार क्लास होती है समझ। कुल ऊर्जा जो कि दाब ऊर्जा गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा नियत होता है। यही कहता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या यही कहता है आपका बर्नौली थ्योरम। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा लिखूं इस पर, तो याद रखिएगा इसी को मैं लिख सकता हूं क्या, P + 1/2 रो वी स्क्वायर। प्रेशर एनर्जी कितना था? P था पर यूनिट वॉल्यूम, और काइनेटिक एनर्जी इतना था, और प्लस रो जी एच हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यही कहता है आपका क्या यही कहता है आपका बर्नौली थ्योरम। याद रखिए, इसको नोट डाउन कर लो। उसके बाद यहां तक क्लियर है क्या? क्लियर है? सिंपल कहता है कि जो सिंपल आपका कहता है टोटल एनर्जी कंजर्व्ड होगा, टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि बहते हुए द्रव में किस पर बेस्ड है बच्चा? तो याद रखिएगा बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, किस पर? तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। अब यहां से एक और हो जाता है, अगर हम इसे क्या करेंगे, रो जी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे बेटा? अगर इसे हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? रो जी से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, किससे? रो जी से। तो सिंपल आपका ये हो जाएगा क्या, P में रो जी प्लस में V², और रो से रो चल बसे तो नीचे बचा G केवल, तो 2G, और रो जी से रो जी चल बसे बचा कितना? H। ये हमेशा कांस्टेंट होगा। अगर तो ये भी एक आपका यही होता है, फॉर्मूला ही है किसका? रो जी से भाग देने पर, यानी डिवाइड होल इक्वेशन बाय रो जी से भाग करने पर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला यहां तक क्लियर है? तो ये किसके लिए होता है? ये बर्नौली थ्योरम किसके लिए आया है? तो ये इंक्लाइंड फ्लो अगर हो रहा है इस प्रकार से, तो क्योंकि यहां पर स्थितिज ऊर्जा अलग होगा। सुनो, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा ना, तो ये अर्थ सरफेस से, मान लिया इसकी हाइट h1 है और इसकी हाइट h2 है अर्थ सरफेस से, तो यहां पर जो है इनकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। तो यहां पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, दाब ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। तो इन तीनों का लेकिन योग हमेशा क्या होगा? किसी भी कट पर, यहां पर निकालो, यहां निकालो, कहीं भी निकालोगे तो ये आपका कांस्टेंट होगा। लेकिन यहां से नोट पॉइंट लिखना एक, यहां से अगर पूछ दे कि अगर हॉरिजेंटल मोशन हो, तो यहां से नोट पॉइंट एक लिख लेना बेटा, कि अगर यहां से आपसे पूछ दे किसके लिए, कि फॉर हॉरिजेंटल मोशन, फॉर हॉरिजेंटल मोशन या फिर फॉर हॉरिजेंटल फ्लो कह लो। ठीक है, फॉर हॉरिजेंटल फ्लो,
बर्नौली थ्योरम इज। अब बताओ बर्नौली थ्योरम क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछ देता है। अगर बोल देगा कि भैया अभी तो आपने देखा कि इंक्लाइंड था, तभी तो आपका निकल रहा था, वो पोटेंशियल एनर्जी तभी निकल रहा था। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल फ्लो हो जाए, क्षैतिज प्रवाह के लिए अगर मैं आपसे पूछ दूं, क्षैतिज प्रवाह के लिए अगर मैं आपसे प्रवाह के लिए बर्नौली का प्रमेय क्या होगा, ये अगर मैं आपसे पूछ दूं तो तब आप क्या कहोगे? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, क्षैतिज प्रवाह की, किसकी बात कर रहा हूं, क्षैतिज प्रवाह की, तो क्षैतिज प्रवाह का मतलब क्या हो जाएगा? क्षैतिज प्रवाह का मतलब जो है आपका जो दाब ऊर्जा है, सॉरी, क्षैतिज प्रवाह का मतलब यानी कि हॉरिजॉन्टल फ्लो का मतलब, इन दोनों का अगर मैं मतलब बताऊं तो बेटा याद रखिएगा, इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, अब H तो यहां पर क्या है, चूंकि आपका H जीरो हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर जीरो हो जाएगी, यानी स्थितिज ऊर्जा जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा हॉरिजॉन्टल फ्लो में? तो स्थितिज ऊर्जा जो है आपका, स्थितिज ऊर्जा जो है जीरो हो जाएगी। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा जो है आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्यों? चूंकि H क्या हो जा रहा है, H इक्वल टू जीरो हो जा रहा है। हॉरिजॉन्टल फ्लो में ऐसा हो जा रहा है ना, पाइप एकदम जो है सरफेस के साथ रखी जा रही है। अब लो यहाँ सरफेस से ऊंचाई कितना, H क्या होगा, H है कुछ नहीं, H यहाँ पर जीरो है, एकदम हॉरिजॉन्टल फ्लो है। तो यहाँ पर H जीरो हो जा रहा है, H जीरो होने के कारण पूरा ये टर्म जीरो हो जा रहा है, तो स्थितिज ऊर्जा जीरो हो जा रहा है। तो अब जो आपका वो बनेगा P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर इक्वल टू में क्या होगा, कांस्टेंट। और ये आपका जो है अब इक्वेशन बनेगा बेटा, याद रखिएगा। तो ये फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए एक बार नोट डाउन कर लेना। यहां तक क्लियर है? तो बताइए। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या बेटा? चलिए, तो आज हमने पूरा देख लिया कंटिन्यूटी इक्वेशन को, आज हमने देख लिया पूरा बर्नौली थ्योरम को। कल जो है इसके एप्लीकेशन को पढ़ना है, और कल हम और क्या पढ़ेंगे बेटा, तो 2 दिन और लगेगा इसको खत्म करने में। कल हम पढ़ेंगे इसके एप्लीकेशन को, टॉर्सली और पॉइसली के थ्योरम को भी पढ़ेंगे कल। ठीक है, टॉर्सली और पॉइसली के थ्योरम को पढ़ेंगे। इसके बाद लास्ट हमारा जो टॉपिक बच जाएगा वो बच जाएगा सरफेस टेंशन वाला। तो कल हम टॉर्सली पॉइसली का थ्योरम पढ़ लेंगे। इसके बाद एक दिन और रहेगा सरफेस टेंशन, यानी वेडनेसडे तक आपका मैकेनिक्स खत्म हो जाएगा। और थर्सडे से हम स्टार्ट कर देंगे क्या, थर्सडे से हम ऑक्सीलेशन वेव्स एंड साउंड स्टार्ट कर देंगे तगड़े तरीके से। ठीक है बेटा, तो तगड़े तरीके से आप लोग जुड़ जाइए और अल्टीमेट तरीके से आप लोग को हम स्टार्ट करेंगे पढ़ाना। ठीक है बेटा, तो चलिए फिर आज के इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। लव यू ऑल, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।